आदाब, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर विश्व भर में धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है समारोह। और इस पावन मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के गुरुद्वारे श्री गुरु सिंह सभा गोविंद नगर के रेसकोर्स पहुंचे और माथा टेककर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में गुरु गोविंद में गुरुद्वारे में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और कीर्तन कार्यक्रम का आनंद भी लिया। मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन से सभी धर्मों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। और उन्होंने कहा कि गुरु नानक की शिक्षकों के साथ साथ उन्हें प्रेरणा भी मिलेगी और धर्म और कर्म के क्षेत्र में भी लगातार प्रगति कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के महोत्सव पर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी है कि हेमकुंड साहिब रोपवे का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे प्रदेश और विदेश और देश से आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा करने में अधिक सुविधा और राहत मिल सकेगी। गुरु नानक जी का स्मरण करते हैं, नमन करते हैं कि उनकी प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया, सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु पर्व है, 556वां यहाँ पर गुरु पर्व का पहले गुरु नानक जी का स्मरण करते हैं, नमन करते हैं कि उनकी प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया, सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु पर्व है, 556वां यहाँ पर गुरु पर्व का पहले उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा विधानसभा के विशेष सत्र में भी गूंजा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि 2012 में कांग्रेस सरकार के समय टेंट में विधानसभा सत्र गैरसैंण में हुआ था। उन्होंने कहा कि हरीश रावत की सरकार में भवन निर्माण का कार्य भी हुआ, जबकि बीजेपी सरकार ने गैरसैंण को नकारा है। यशपाल आर्य ने स्पष्ट किया है कि विपक्ष के लिए प्रतिबद्धता है और इसको लेकर प्रयास लगातार जारी है। तो वहीं बद्रीनाथ विधायक लखपत ने प्रस्ताव रखा है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया जाए और राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय कार्य सीधे गैरसैंण से संचालित हो। बता दें कि विशेष सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों पर बात हुई। यशपाल आर्य ने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है और स्थायी गैरसैंण को राजधानी घोषित करने को लेकर विशेष सत्र में कई तरह की बहसबाजी देखने को मिली। अध्यक्षा जी के सामने 4 प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव मैंने रखा है कि इस विधानसभा को इस रजत जयंती पर यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए कि उत्तराखंड का राज्य की राजधानी, पूर्ण राजधानी गैरसैंण के अंदर हो और अगली बार विधानसभा के सभी सत्र, शासकीय और प्रशासकीय कार्य पूरी तरह से गैरसैंण से संचालित हो। दूसरा प्रस्ताव मैंने माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखा। गैरसैंण की स्थापना किसने की? हमने तो जब पहली गवर्नमेंट बनी 2012 में, तो हमने वहाँ पर टेंट में सत्र का शुभारंभ किया, टेंट में। और जब हरीश रावत जी की सरकार थी, उस दौर में गैरसैंण के राजधानी के भवन के निर्माण के लिए धनराशि हमने अवमुक्त की। झनकाइयां मेले की तैयारियों को लेकर मेला कमेटी और दुकानदारों के साथ थाने में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और इस बैठक का उद्देश्य मेले के दौरान सुरक्षा, शांति और सुव्यवस्था सुनिश्चित करना था। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि मेले के दौरान कड़े कानून और शांति प्रबंध किए जाएंगे। दुकानदारों को स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का पालन सख्ती से करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मेला कमेटी ने आश्वासन दिया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम
किए जाएंगे और इस अवसर पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर सभी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की योजना भी बनाई गई है। मेला कमेटी के पूरन सिंह धामी ने बताया है कि सभी तैयारियां आज शाम तक पूरी हो जाएगी और वहीं थाना एसआई लक्ष्मण जोशी ने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहर से अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी और मेले के रूट को देखते हुए रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी की गई है। बैठक में मेला कमेटी के पदाधिकारी, स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में दुकानदार मौजूद रहे। सभी ने सहयोग और समन्वय की भावना से मेले को सफल बनाने का जोर दिया है। बता दें कि मेले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीसीटीवी कैमरे और अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। झनकाइयां मेले को लेकर ये पूरी तरह से तैयारियां हैं और दुकानदारों को सुरक्षा और स्वच्छता के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे और अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था भी की गई है। और कमेटी जो मेला आयोजन है उन दोनों का समन्वय, आपस में कोई वार्ता, कैसे मेला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या इसमें कमी है, उस मद्देनजर जो है थाने में बैठक आयोजित की गई। व्यापारियों का ये जगह को लेकर था थोड़ा सा, और थोड़ा सा उनको पानी, पेयजल, कहीं पर शौचालय, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी परेशानियां रहती हैं उन चीज़ों को लेकर जो उन्होंने अपनी बात रखी। लगभग सारी चीज़ों का निस्तारण किया जाएगा। कल गंगा स्नान पर्व है, कल से यहाँ मेला स्टार्ट होगा। इसके लिए हमने बाहर से फोर्स भी मंगा रखा है, पीएसी मंगा रखी है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, जो नहाने वाले हैं श्रद्धालुओं उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे हैं हमने। ज़्यादा भीड़ होने पर ट्रैफिक प्लान है हमारा, डाइवर्जन कर रखा है हमने और साफ सफाई के संबंध में कमेटी को स्पष्ट निर्देश दिए हमने। वन पंचायतों की स्वयंता और संविधान अधिकारियों की बहाली की मांग को लेकर आज अल्मोड़ा के वन पंचायत प्रतिनिधियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और साथ ही नैनीताल जिले के सरपंच शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान अल्मोड़ा में एक जुलूस भी निकाला गया। सरपंचों का कहना है कि वन पंचायतों अपने संसाधनों और अधिकारियों से वंचित है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि वन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, सरपंचों को मानदेय मिले और इसके साथ ही रॉयल्टी की प्रक्रिया सरल बनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वन पंचायत सलाहकार परिषद में सरपंच को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। सरपंचों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो राज्यव्यापी आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर वन पंचायतों के संवैधानिक दर्जा देने की मांग की जा रही है और सरपंचों को मानदेय और अधिकार देने की अपील भी की गई है। साथ ही राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए यहाँ पर चेतावनी भी दी गई है। ये वन पंचायतों की समस्याओं को लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं परामर्श यात्री समिति के बैनर तले। 1931 से हमारी वन पंचायतें बनी हैं और आज तक उनकी नियमावली को घटाते 24 में जो है ख़त्म कर दी गई है। इसलिए हम लोग आज संघर्षरत होना पड़ा, हमको सड़क पर आना पड़ा है कि हमारी सरकार सुने। जबकि 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, 1 बार विधानसभा अध्यक्ष जी से मिल चुके हैं और 1 बार जो है आपके अजय भट्ट जी से मिल चुके हैं। मतलब जितने प्रतिनिधि सबसे हम मुलाकात कर चुके हैं, कोई सुनना नहीं चाह रहा है। तो हमको मजबूर सड़क पर आना पड़ा और अगर इस पर भी नहीं माने तो हम फिर देहरादून में धरना प्रदर्शन करेंगे। ये वन पंचायतों की समस्याओं को लेकर हम लोग इकट्ठा। हरिद्वार में अवैध दरगाह पर आज प्रशासन का बुलडोजर चला। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पुल के पास करीब 2 बीघा सरकारी जमीन पर बनी दरगाह को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि ये निर्माण पूरी तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा करके किया गया था। सिंचाई विभाग ने पहले ही दरगाह प्रबंधकों को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ऐसे में प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी और इस दौरान प्रशासनिक अमला और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने
निर्देश पर पूरे उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर बने अवैध धार्मिक ढांचों के खिलाफ अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। प्रशासन ने साफ कहा है कि किसी भी धर्म या संस्था के नाम पर सरकारी संपत्ति पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से बाकी अतिक्रमणकारियों को भी कड़ा संदेश दिया गया है कि अब सरकारी भूमि पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं टिकेगा। बता दें कि 2 बीघा सरकारी जमीन से अवैध दरगाह हटाई गई है। यहाँ पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। प्रशासनिक टीम की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की गई। सिंचाई विभाग ने हालांकि पहले भी नोटिस दिया था और कार्रवाई के बाद से ध्वस्तीकरण प्रशासनिक टीम की गैर मौजूदगी में पूरी ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही बता दें आपको कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। ये पथरी पावर हाउस के डाउन स्ट्रीम में हमारी दोनों नहरों के बीच में जो कॉमन बैंक की भूमि है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है। इस पर एक मजार बनी हुई थी। हमारे कर्मचारियों द्वारा पेट्रोलिंग के समय इन लोगों को बताया भी गया कई बार, परंतु इनके द्वारा मजार शिफ्ट नहीं की गई। 16 अक्टूबर को हमारी टीम द्वारा इनको नोटिस दिया गया। नोटिस के उपरांत इनके द्वारा न कोई जवाब दिया गया, न नोटिस पर कोई आपत्ति की गई और मजार को भी शिफ्ट नहीं किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो मिनिमम अवधि होती है उसके उपरांत भी 4-5 दिन का वेट करने के उपरांत आज ये अतिक्रमण को हटाया गया। हमें कोई डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए गए, न मौखिक रूप से अवगत कराया गया, न कोई डॉक्यूमेंट्स दिए गए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से एक धार्मिक संरचना का निर्माण किया गया था। इसको देखते हुए सिंचाई विभाग के द्वारा इनको नोटिस जारी किए गए। ये 15 दिन का नोटिस था जिसमें उनको ये बताना था कि ये किस तरह से क्यों निर्माण किया गया है। उसके संबंध में कोई डॉक्यूमेंट है तो वो दिखाने के लिए इनको कहा गया था। लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा ये हमें लिखित रूप में बताया गया कि कोई भी पक्ष किसी के द्वारा नहीं रखा गया और नोटिस पूर्ण का जो टाइम था वो पूरा हो गया था। हरिद्वार जिले के लश्कर विधानसभा सीट से बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद ने विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन हरिद्वार के निवासियों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जबकि पर्वतीय जिलों में मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, हरिद्वार जिले में ये नहीं होने के कारण युवाओं को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने बताया कि इस वजह से कई युवा पीएस और साथ ही पीसीएस जैसी प्रतिक्रियाओं और परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैदानी जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर इससे काफी प्रभावित हुआ है। बसपा विधायक ने सरकार से इस मसले पर ठोस निर्णय लेने की अपील की है। मोहम्मद शहजाद ने यह भी कहा है कि हरिद्वार जिले में कई नेता पर्वतीय मूल के हैं जिन्हें चुनकर विधानसभा और लोकसभा में भेजा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरिद्वार के लोग किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं और पूरे उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोग उत्तराखंडी हैं। बता दें आपको कि शहजाद ने मूल निवासी प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया है और युवाओं को पीपीएस और साथ ही पीएससी पर परेशानियां देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के सभी निवासी बराबरी के हकदार हैं और विधायक ने सरकार से ठोस निर्णय लेने की अपील की है। इसके साथ ही उत्तराखंड के सभी निवासी बराबरी के हकदार हैं, यहाँ पर उन्होंने बयान दिया है और सरकार से ठोस निर्णय लेने का आगाह किया है। शहजाद ने मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया है। विशेष सत्र के दौरान ये बड़ी मांग की गई है। शहजाद ने मूल निवास प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया था। 2 दिनों की विशेष सत्र उत्तराखंड में चली और इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को पीपीएस और साथ ही पीसीएस में परेशानियां उठानी पड़ी है और इसके साथ उत्तराखंड के सभी निवासी बराबरी के हकदार हैं। विधायक ने सरकार से ठोस निर्णय लेने की अपील की है। मूल निवास की तो ठोस नीति ही है। अगर मूल निवास से किसी को नुकसान हो रहा है तो वो हरिद्वार की जनता है, वो उधम सिंह नगर की जनता है। यहाँ बेवजह की बातों का हो हल्ला मचाना, कभी मूल निवास के नाम पर, कभी डेमोग्राफी के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, तो वो इस सदन के लिए उचित नहीं है। एक माननीय सदस्य ने नित्यानंद स्वामी के बारे में बोल दिया। मूल निवास की तो ठोस नीति ही है। अगर मूल निवास से किसी को नुकसान हो रहा है तो वो उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती साल के मौके पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र चला और इस सत्र में राज्य के 25 साल का लेखा जोखा और अगले 25 सालों की कार्य योजना पर चर्चा हुई और आज सत्र के तीसरे दिन सदन में स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया गया। सदन में चर्चाओं के दौरान खानपुर से
निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा कि पिछले 25 सालों में राज्य की स्थायी राजधानी नहीं बनाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि तब तक 25 साल का रोड मैप कैसे तैयार किया जा सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि ये राज्य उस आंदोलनकारियों की शहादत से बना है जिनका मूल उद्देश्य था कि पहाड़ का राज्य, पहाड़ों की राजधानी यानी कि गैरसैंण होनी चाहिए। विधायक ने यह भी बताया है कि उन्होंने सदन में खुलकर पूछा कि क्या कोई सदस्य गैरसैंण का स्थायी राजधानी बनाने का समर्थन करता है, लेकिन किसी ने हाथ नहीं उठाया। उमेश कुमार ने कहा कि जब जनता के मूल भावनाओं और मुद्दों की कद्र नहीं हो रही है, तब हम आने वाले 25 सालों की योजना किस आधार पर बना रहे हैं। बता दें कि देहरादून से खबर है, जहां पर राज्य स्थापना के रजत जयंती के साल पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बात भी हुई। तो वहीं राजधानी को लेकर भी यहां पर चर्चाएं की गई। गैरसैंण को राजधानी बनाने को लेकर काफ़ी समय से जमकर राजनीति हो रही है। तो इस दौरान विधायक ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है और इस दौरान उन्होंने विशेष सत्र के दौरान कहा कि गैरसैंण को राजधानी के लिए बनाने की कौन कौन सहमत है, इस पर किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। उमेश कुमार ने कहा है कि जब जनता के मूल भावनाओं और मुद्दों का कद्र नहीं हो रहा है तो आने वाले 25 सालों की योजना किस आधार पर बना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार को ही घेरा है। विशेष सत्र में राजधानी गैरसैंण का मुद्दा भी उठाया और राज्य स्थापना के रजत जयंती साल पर अगले 25 साल की कार्य योजना पर चर्चा की गई और सदन में किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। देखिए, विशेष सत्र जो बुलाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 25 वर्ष कैसे हों, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, क्योंकि 9 नवंबर को हम रजत जयंती पूरी करने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आगामी 25 वर्षों की बात करने से पहले हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए सदन में कि जो पिछले 25 साल बीते हैं उनमें क्या हुआ। उन 25 सालों में आप इस राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। एक बच्चों के स्कूल में जितना बड़ा कमरा होता है उतने बड़े कमरे से आप सदन चला रहे हैं। देखिए, विशेष सत्र उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की अवधि बढ़ा दी गई है और अब ये सत्र 3 दिनों तक चलेगा, जबकि पहले इसे सिर्फ 2 दिनों के लिए निर्धारित किया गया था और ये फैसला विधायकों द्वारा अधिक समय की मांग और चर्चा की गहनता को देखते हुए लिया गया है। कार्य मंत्रालय समिति की बैठक में सत्र की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया और रजत वर्ष के इस विशेष सत्र में राज्य को 25 साल की यात्रा और आगे के 25 साल की दिशा पर विस्तृत चर्चा होने वाली है और सभी विधायक इस सत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। चर्चा हुई है, सरकार कल जवाब देगी सारी बातों का, लेकिन क्योंकि आज ये रजत जयंती को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया, सभी सदस्यों की उत्सुकता है बोलने की 25 वर्ष की यात्रा पे और अपने क्षेत्रों में जो उपलब्धियां उसके बारे में बोलने की, उसको देखते हुए कार्य मंत्रणा की बैठक करने के बाद सदन को 1 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। देखिए, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है, सरकार कल जवाब। हिमालय की गोद में बसी मसूरी की वादियां मंगलवार को क्लियर इंजनों की गड़गड़ाहट से पूरी तरह से गूंज उठी। इसके साथ ही हिमालय पे साथ साथ कार रैली और साथ ही मॉल रोड पर पहुंची, जो यहां पर दृश्य मानो समय को पीछे ले गया है और इस भव्य आयोजन में कुल 30 क्लासिक कारें शामिल हुई, जिसमें 20 विदेशी कारें और 10 भारतीय क्लासिक मॉडल दर्शकों का आकर्षण बनी रही। 3 नवंबर को ग्रेटर नोएडा से झंडी दिखाकर रवाना हुई रैली रामनगर और ऋषिकेश के रास्ते मसूरी पहुंची। प्रतिभागियों का वेलकम होटल बॉय के पास किया गया और इसके साथ ही रैली में कई मर्सिडीज के साथ साथ जैगुआर भी शामिल हुई, जो कि आज भी अपने पुराने गौरव के साथ सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आई। रैली का आयोजन राजन उनियाल ने किया था और इसके साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्यटकों में ये नई पहचान देखने को मिल रही है। 1980 से चल रहा है, ये करीब 45 ईयर हो गए और काफ़ी दूर से विंटेज गाड़ियाँ और जो हम लोग क्लासिक कार है आई हुई हैं और लोग देश विदेश से आए हुए हैं और बड़ा क्रेज़ है लोगों में और हम लोगों ने तो हिस्ट्री को रिवाइव कर रहा हूँ और इसका मकसद केवल टूरिज्म को बढ़ावा देना है, जो उत्तराखंड के लिए हमारे जो है बहुत एक माइलस्टोन बन रहा है। ये सवाई भी जो है अपने आप में हम लोग डे बाई डे रिस्टोर करके इसको सुंदर बनाते जा रहे हैं। रैली 40 साल पहले देखी थी मैंने, हाँ
40 years ago, इतना बुढ़ा नहीं लगता पर फिर भी देखी थी मैंने. Rajiv Gandhi was Prime Minister, had become Prime Minister on the day the rally reached Mussoorie. And it was terminated in Mussoorie because of the unfortunate circumstances of the time. होगा क्योंकि लोग देखेंगे कि पुरानी गाड़ियाँ चलती हैं, उनका महत्व कितना ज़्यादा है. ये 55 साल पुरानी गाड़ी है ये. तो people should know that driving old cars is possible and you can drive them for years, 100 years at least. So और ऐसी इवेंट्स होने चाहिए जिसमें हम पहाड़ों में आए, अच्छी सड़कों पे गाड़ी चला पाएँ. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. हमारा बैकग्राउंड ये है, हमने हिमालयन रैली 8 साल हिस्सा लिया. जब रैली हुई थी ना 80 to 90 और बहुत सक्सेस में टॉप इंडियन क्रू थे बहुत साल. हम तो हिमालयन रैली को बहुत यादगार करते हैं. और वो जो फाउंडर थे नज़ीर हुसैन, वो तो बेचारे कोविड में चले गए. तो उनके मेमोरी में 40th एनिवर्सरी में हमने नज़ीर हुसैन मेमोरियल ड्राइव की थी और बहुत सक्सेस. 90 गाड़ियाँ आई थी मसूरी, आपको याद होएगा. और हर साल अब हम ये हिमालयन मेमोरियल ड्राइव कर रहे हैं. हिमालयन रैली को लोगों ने सुना है, फोटो देखे हैं, बच्चे हैं उन्होंने तो बहुत 40 साल पहले. और तो हम लोग वही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर. हाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही. देखते रहिए DL 24 भारत. नमस्कार.